Very good morning to all of you. I am your physics faculty from श्री उमा विद्या मंदिर हाटपिया। हम कौन सी फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे थे विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पिछले आपके वीडियो में यदि आपको कोई प्रॉब्लम अराइज हो रही है, कोई भी क्वेरीज अराइज हो रही हो, तो आप प्लीज़ सर को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। आपकी प्रॉब्लम का मैं एक वीडियो बना के सॉल्व करके आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ब्रॉडसाइड ऑन पोजीशन। पिछले वाले वीडियो में हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन की थी, कौन सी पोजीशन पे फाइंड आउट की थी, एंड ऑन पोजीशन पे निकाली थी। आज हम किस पे निकाल लेंगे, ब्रॉडसाइड ऑन पोजीशन पे निकालेंगे। अब देखिए ब्रॉडसाइड ऑन पोजीशन पे क्या, अगेन वही सेम रहेगा। आपका एक ए बी क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल रहेगा जो कि माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज से बना हुआ है। इसका एक सेंटर रहेगा O और ये पॉइंट P है जिसपे आपको इंटेंसिटी क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। लेंथ तो आपको पता है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की इफेक्टिव लेंथ कितनी होती है 2L, तो AO कितना हो गया L और OB कितना हो गया है L। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम मान लेते हैं कि जो PO है, लेट कर लीजिए OP की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x डिस्टेंस की है। आप लोग थ्योरी लिख लीजिएगा या फिर मैं आपको नोट्स बना के सेंड कर दूंगी कि AB क्या है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो कि माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज से बना है, जिसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी है 2L, जिसका सेंटर क्या है O। P जो पॉइंट है वो आपकी ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे एक पॉइंट लिया गया है जहाँ पे आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब देखिए PA इज इक्वल्स टू क्या होगा, PB होगा। अब PA इज इक्वल्स टू PB कैसे हुआ आपका, देखो आप लोगों ने 10th क्लास 10th में एक थ्योरम पढ़ी होगी जिसके अनुसार AO और OB दोनों एक दूसरे के इक्वल है क्योंकि O सेंटर है। ठीक है, PO और PO कॉमन है तो उसके अकॉर्डिंग PA किसके इक्वल हो जाएगा, PB के इक्वल हो जाएगा। दोनों कौन से ट्रेंगल हो रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल हो रहे हैं। तो उससे हमारे पास क्या रिजल्ट आया, PA इज इक्वल्स टू PB। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम करके छोड़ देते हैं। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट B। पॉइंट P पे, इस पॉइंट B पे जो प्लस क्यू चार्ज रखा है उसके कारण कितनी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है। तो E इज इक्वल्स टू क्या पढ़ा था हमने फॉर्मूला, 1/4πε0 इंटू Q अपॉन में R का स्क्वायर रहता था। R क्या होती थी, डिस्टेंस। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है अपनी PB, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा PB का होल स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट। इसकी जो डायरेक्शन है वो किसकी, देखो यहाँ पे अपन लैमिन भी दे देते हैं जिससे आपको समझ में इजीली आएगा। E2 की डायरेक्शन ये है, E1 की डायरेक्शन ये है। जब आप इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ब्रेक करोगे तो E1 साइन थीटा और यहाँ पे E2 साइन थीटा, यहाँ पे E1 कॉस थीटा और इसी डायरेक्शन में होगा E2 कॉस थीटा भी। ठीक है, ये E2 इधर आएगा, यहाँ पे E2 साइन थीटा इधर आएगा। ठीक है, तो E1 किसके हो गए, 1/4πε0 इंटू Q अपॉन में PB का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो किसके अकॉर्डिंग है, B से P की ओर, E1 की डायरेक्शन। अब हम सिमिलरली इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे एक पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट A, है ना। पॉइंट A पे जो माइनस क्यू चार्ज रखा है उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है इस पॉइंट B पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, E2 इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू Q अपॉन में PA का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड। इतना समझना है आप लोग को। अब क्या करना है, देखो इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड लो। इक्वेशन सेकंड में वी नोटेड, अच्छा इसको मैंने ले लिया ना सेकंड और इसको थर्ड आप ले लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग PA PB के इक्वल है क्या, PA इज इक्वल्स टू PB। तो अब हम यहाँ पे इस PA की जगह पे क्या रख सकते हैं, PB रख सकते हैं। तो E2 क्या हो जाएगी आपकी, E2 हो जाएगी 1/4πε0 इंटू Q अपॉन में PB का होल स्क्वायर। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को कंपेयर कीजिए, दोनों ही सेम है।
दोनों का RHS क्या है, सेम है, इसका मतलब इन दोनों का LHS भी क्या होगा, सेम होगा। तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड वी हैव, हमें क्या मिला, E1 इज इक्वल्स टू E2। ठीक है, इसको भी एक बॉक्स में करके हम रख लेते हैं, इक्वेशन नंबर 4। ये चीज समझ में। अब हम वापस से बैक टू द डायग्राम पर आते हैं। हमने क्या करा, E1 जो था आपकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी पॉइंट P पे पॉइंट B के कारण वो कितनी मानी थी E1, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे पॉइंट A के कारण वो कितनी मानी थी E2। अब हमने यहाँ पे इस पॉइंट P पे एक लाइन जो परपेंडिकुलर लाइन है उसको आगे एक्सटेंड किया है और इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक किया है। ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये क्या हो गया आपका वर्टिकल कंपोनेंट। जब ये दो कंपोनेंट में ब्रेक होता है तो क्या लगता है, एंगल आते हैं साथ में, है ना। तो इस एंगल को मान लेते हैं हम थीटा, इस एंगल को भी हम मान लेते हैं थीटा। अब देखिए जब ये लाइन एक आगे बढ़ेगी, ठीक है, ये वाली लाइन को आप पीबी की लाइन को आगे बढ़ाओगे तो देखो ये वाला एंगल थीटा, ए बी और ये वाली लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, तो ये वाला भी क्या होगा, थीटा होगा। ये वाला थीटा तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा। कौन से थ्योरम से हुआ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इतना समझ में आया। ये E1 cos थीटा, ये E1 sin थीटा, इधर की साइड आएगा तो E2 cos थीटा, इधर आएगा तो E2 sin थीटा हो जाएगा। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया, E1 cos थीटा, E1 cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया, E1 sin थीटा। नीचे वाले का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E2 cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया, E2 sin थीटा। लेकिन एक चीज आपको दिख रही होगी कि यहाँ पे इन दोनों के डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। एक ऊपर जा रहा है तो एक कहाँ जा रहा है, नीचे की डायरेक्शन में। तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो बचेगा क्या अपने पास, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। तो रिजल्टेंट क्या निकालेंगे अपन, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एक पॉइंट P है ना, एक पॉइंट P पे क्या निकलेगी, E इज इक्वल्स टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, अब E1 और E2 तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 4 से E1 और E2 एक दूसरे के इक्वल है, तो इस E2 की जगह पे भी मैं क्या रख सकती हूँ, E1 रख सकती हूँ। अब E1 प्लस E1 कितना हो जाएगा, 2E1 cos थीटा। अब देखिए इस E1 की वैल्यू भी हमारे पास है यहाँ पर, इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर सेकेंड से हम ये वैल्यू उठाकर कहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रखेंगे। तो 2 इंटू 1/4 इंटू Q अपॉन 1/4 की वैल्यू है। हमें पता है Q तो एक चार्ज है। इस cos थीटा की और इस PB की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो लेट इट बी, इसे इक्वेशन नंबर दे देते हैं हम लोग 5 और पहले इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। वी नोटेड cos थीटा कितना होता है, आप लोगों ने 10th में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर देखिए इन ट्रायंगल POB एक राइट एंगल है। हाँ, राइट एंगल में आप क्या लगा सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगा सकते हो, बिल्कुल हम लगा सकते हैं। तो cos थीटा कितना होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। 90 के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, थीटा के सामने वाली क्या होती है, परपेंडिकुलर, और बची हुई क्या होती है, बेस। तो बेस क्या हमारे पास OB और हाइपोटेन्यूज PB। तो OB अपॉन में PB। OB की वैल्यू कितनी लेट करी थी हमने, L, तो यहाँ पे क्या हो गई L। और PB की वैल्यू है क्या हमारे पास, नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालनी है, PB की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो ये लीजिए PB की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। इधर देखिए POB क्या है, आपका एक राइट ट्रायंगल है और हमेशा राइट ट्रायंगल में क्या लगती है, PGT। अब PGT क्या होता है, आपकी पाइथागोरस थ्योरम, जो कि क्या बोलती है, विच स्टेट्स दैट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या आपकी PB, तो PB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। PO की वैल्यू कितनी लेट करी थी हमने, x का स्क्वायर, OB की क्या है, L का स्क्वायर। तो जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये काय में चल जाएगी, अंडर दी रूट में। अब स्क्वायर रूट को आप कैसे लिखते हो, स्क्वायर रूट को लिखते हो x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, पावर 1/2 में लिखी जाती है। तो ये PB की वैल्यू आ गई।
किस किस की वैल्यू आ गई हमारे पास, कॉस थीटा की भी आ गई है, पी बी की वैल्यू भी आ गई। इन सब की वैल्यू किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देंगे। तो अब हम चलते हैं इक्वेशन नंबर 5 पे। क्या थी, E इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, L अपॉन में पी बी, और यहाँ पे क्या था, पी बी का होल स्क्वायर। एक एक करके अपन वैल्यू पुट आउट करेंगे। 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ऊपर क्या हो गया, देखिए यहाँ से 2 हटा देते हैं, 2QL, 2QL कितना होता है, P, P क्या होता है, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, PB का स्क्वायर, 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, तो ये कितने हो जाएंगे, 3, तो PB का क्यूब। अब हमने PB की वैल्यू कितनी निकाली थी, ये तो हो गया P आपका मोमेंट है ना। PB की वैल्यू कितनी निकाली थी अपन ने, x का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर की पावर 1/2, और इसकी पावर कितनी है, क्यूब है। ठीक है, अब हम पावर्स, ये ध्यान दीजिएगा कि PB की वैल्यू x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2 है। ठीक है, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, बच्चा अधिकतर इसी में ही गलती करते हैं। P, अब जब पावर की पावर होती है तो ये दोनों क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, तो एक्स का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, 3 अपॉन में 2। ये हो गया आपका नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल AB। अब इसका केस जो हमने पिछली बार भी कंसिडर किया था, यदि ये जो x है, क्या देख रहे हैं आप इसमें, ये जो पॉइंट P लिया है अपन ने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे या फिर ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे, इसकी ये जो डिस्टेंस है x बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए, है ना, तो L डिस्टेंस क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल। देखिए पहले ये 2 था, हमने इसे क्या कर दिया, और 2 भाग में क्या कर दिया, बांट दिया, तो ये क्या हो गया, और ज्यादा छोटा हो गया, तो इसको क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी यदि ये बहुत बड़ी हो जाए तो, है ना। तो हम इसको क्या कंसीडर करेंगे कि व्हेन x इज ग्रेटर देन क्या, L, तब क्या हो जाएगा, L इज नेग्लेक्टेड, इसको नेग्लेक्ट कर दो, सिंपल। ठीक है, तब आपकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ऑन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन विच इज 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई P x का स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन में x का क्यूब। ये आपका फाइनल डेरिवेशन है। ठीक है, अगेन आपको ये तो पता ही है कि इसकी यूनिट क्या होती है ना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर लॉ। अब अपन चलते हैं, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ये आ गया ना आप लोगों को अच्छे से समझ में। अब अपन चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है अपना पोटेंशियल एनर्जी। आप लोग जब भी इस वीडियो को देखें तो अपनी बुक्स वगैरह ओपन करके रखिए। साथ में आपको जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक डायपोल की। देखिए एनर्जी तो आप लोगों को पता होगा 2-3 प्रकार की होती है। एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है काइनेटिक एनर्जी। 2 प्रकार की एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी हम जनरल वे में किसको बोलते हैं, यदि जैसे कि ये स्केच पेन है, ये स्केच पेन अभी इस जगह पे क्या है, स्थिर है, मतलब स्टैटिक पोजीशन में है। तो स्टैटिक पोजीशन में या फिर रेस्ट इन पोजीशन में इसके पास जो एनर्जी खुद में स्टोर्ड है उसे क्या बोला जाता है, पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है। और व्हेन द स्केच पेन इज इन मूविंग कंडीशन, जब ये किस में होगा, मूविंग कंडीशन में होगा, इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी ये स्केच पेन एक्वायर कर लेगा, तब उसे हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में। अब हमें निकालना क्या है कि इलेक्ट्रिक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो देखो, जब हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई सा भी इलेक्ट्रिक डायपोल, ये क्या है आप लोगों की इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है,
इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई सा भी इलेक्ट्रिक डाइपोल जो कि -q चार्ज और +q चार्ज से बना हुआ है, जिसकी इफेक्टिव लेंथ 2l है, उसे इन्फिनाइट से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आते हैं तो कुछ ना कुछ क्या होता है, वर्क डन होता है। क्या होता है, वर्क डन होता है। ये जो वर्क डन रहता है वो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या हो जाता है, स्टोर्ड हो जाता है। किसके फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है, एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर्ड हो जाता है। इसी एनर्जी को क्या बोला जाता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैं वापस से बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इन्फिनाइट से लेकर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में इसको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ा होगा। वो वर्क डन एक एनर्जी के फॉर्म में इस डाइपोल में क्या हो गया, स्टोर हो गया है। उसे ही क्या बोला जाता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आप लोगों का, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू होती है माइनस का पीई। क्या होता है, माइनस का पीई। अब ऐसा भी हो सकता है थीटा एंगल से, ठीक है। उस वक्त आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी हो जाती है, माइनस का पीई कॉस थीटा। क्या हो जाती है, माइनस का पीई कॉस थीटा, क्योंकि क्या हुआ, थीटा एंगल से वो क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया अपनी जगह से। पहले ऐसा था, अब हो सकता है वो ऐसा हो गया और ये एंगल क्या हो जाएगा उस वक्त, उसका थीटा हो जाएगा। अब देखिए, जो पोटेंशियल एनर्जी हो गई आपकी, क्या हो गई पोटेंशियल एनर्जी, माइनस का पीई कॉस थीटा। इसमें 3 क्या होते हैं, केसेस होते हैं। केस नंबर फर्स्ट, यदि आपका थीटा क्या हो जाए 0, थीटा क्या हो जाए 0, मतलब थीटा क्या हो गया आपका, बिल्कुल मिनिमम हो गया है। तो मिनिमम की कंडीशन में पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का पी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे क्या है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ई क्या है इंटेंसिटी, और थीटा क्या है वो एंगल जिससे आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हो चुका है, मिसप्लेस हो चुका है। ठीक है। अब कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो ये पूरा कितनी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम बिल्कुल क्या हो चुकी है, नहीं कॉस 0 की, सॉरी कॉस 0 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो इस टाइम पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस का पी। अब ये भी सबसे मिनिमम है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन सा साइन हो गया है, नेगेटिव, वी नोटेड। 0 के इधर चलेंगे तो -1 +1, और माइनस हमेशा छोटा होता है और प्लस हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो पी की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का पी। अब केस नंबर सेकेंड, केस सेकेंड क्या होता है, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, कितना हो गया 90, वी नोटेड माइनस का पी कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0, तो माइनस का पी इंटू 0 कितना हो जाएगा 0। तब पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, बिल्कुल 0 हो गई, मिनिमम हो गई। अब एक और केस आता है आपका, नेक्स्ट केस क्या होता है, व्हेन थीटा इज यूअर, जब आपका थीटा कितना हो जाता है, केस नंबर थर्ड, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का 1, और अपनी पोटेंशियल एनर्जी माइनस का पी कॉस 180 डिग्री रख देंगे, तो माइनस का पी इंटू माइनस का 1, तो ये कितना हो जाएगा पी विच इज पॉजिटिव। तो इस टाइम पे क्या होती है, सबसे मैक्सिमम होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी, और जब ये 0 रहेगा, जब थीटा 0 होगा तब सबसे मिनिमम होगी, और जब थीटा 180 डिग्री होगा तो ये क्या होगी, सबसे मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे गॉस थ्योरम। अब हमारा बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए बच्चों, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, फ्रिक्वेंटली हर एक एग्जाम में आपको इसके बारे में पूछा जाता है। क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हमने पिछले लेक्चर में किसके बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ा था। जब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स किसी भी सरफेस से नॉर्मली निकलती है, कैसे निकलती है, नॉर्मली निकलती है,
तब उसे क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला जाता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू द सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आई बच्चों, आपको बात समझ में? ये क्या है, आपकी नॉर्मली कोई सी भी क्या है, सरफेस है। यदि इससे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आउटवर्ड की तरफ निकलती, मतलब बाहर की तरफ निकलती है, तब हम उसे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जब ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस सरफेस में क्या करेंगी, एंटर करेंगी, तब इसे क्या बोला जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोला जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम आते हैं, हाँ पहले अपन देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। यदि मैं मान लूँ ये कोई सा भी एक स्मॉल सरफेस एरिया है, स्मॉल सरफेस एरिया को मैं क्या मान लेती हूँ, डी एस मान लेती हूँ, तो डी फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई डी एस। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो कंपोनेंट में ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा। तो ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। तो जब भी आपसे पूछेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हेन lines of force entering to the surface, then this type of flux is called negative flux. When it is coming out from the surface, then it is called the positive flux. Electric flux is denoted by phi, which is equals to the EDS, and when you are breaking into the component, then it becomes EDS cos theta. Now अब नेक्स्ट टॉपिक इज, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सॉलिड एंगल। ये कुछ छोटी छोटी सी डेफिनेशन है या टर्मिनोलॉजी है जो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्हीं टर्मिनोलॉजी का आप यूज़ काय में करोगे, आगे चल के थ्योरम में करोगे। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल क्या होता है आपका, डी ओमेगा, क्योंकि स्मॉल एंगल होता है इसलिए डी ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है, विच इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया। क्या होता है, सरफेस एरिया अपॉन में स्क्वायर ऑफ रेडियस। क्या होता है, स्क्वायर ऑफ रेडियस। जो भी आप क्या ले रहे हो, सरफेस एरिया ले रहे हो। फॉर एन एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्या लिया है, एक गोल लिया है, इसकी रेडियस कितनी है, आर। मुझे इसका क्या निकालना है, सॉलिड एंगल निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया कितना है इसका, डी एस है, अपॉन में क्या बोला था अपन ने, रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस का स्क्वायर इट इज आर का स्क्वायर। तो सॉलिड एंगल किसके इक्वल हो गया, डी एस अपॉन में आर के स्क्वायर के। अब अगेन इसको कंपोनेंट में ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, ये डी एस कॉस थीटा अपॉन में आर का स्क्वायर। ठीक है, हमने किस किस की डेफिनेशन पढ़ी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की पढ़ी और सॉलिड एंगल की पढ़ी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी थ्योरम स्टार्ट होने जा रही है, जो कि है गॉस थ्योरम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, आप लोग इसको अच्छे से कर लेना, फ्रिक्वेंटली आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। अब गॉस थ्योरम क्या बोलती है, इस थ्योरम के अनुसार जितना भी फ्लक्स क्या हो रहा है नीचे, जितना भी फ्लक्स किसी भी सरफेस से निकल रहा है वो किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन में एप्सिलॉन टाइम्स, 1 अपॉन में एप्सिलॉन टाइम्स जितना भी टोटल चार्ज प्रेजेंट होता है उस सरफेस के अंदर। अब गॉस थ्योरम जो होती है वो हमेशा किसके लिए होती है, क्लोज्ड सरफेस के लिए होती है। किसके लिए होती है, क्लोज्ड सरफेस के लिए। एक बार मैं इसका स्टेटमेंट पढ़ के सुना देती हूँ। स्टेटमेंट क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू गॉस द अमाउंट ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स टू द टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस। देखिए बच्चों, ये जो एग्जाम में पूछा जाता है तो डायरेक्ट ऐसे भी पूछ लिया जाता है, स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम। तो आपको इसका स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, वो आपको पूरी इसकी पीडीएफ एक सेंड कर दी जाएगी। अदरवाइज कभी कभी इसका स्टेटमेंट भी लिखा हुआ आता है इस टाइप से, तो भी आपको प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है। आपने क्या ले ली, यहाँ पे एक मैंने क्लोज्ड सरफेस ले ली है। इस क्लोज्ड सरफेस में कोई सा भी पॉइंट ओ ले लिया है और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एक स्मॉल एरिया ले लिया है, जिससे जहाँ पे क्या है, एक पॉइंट पी है। क्या है, एक पॉइंट पी है यहाँ पे, और पॉइंट ओ से लेकर पॉइंट पी तक की डिस्टेंस कितनी है, आर डिस्टेंस है। इस पॉइंट ओ पे एक प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा आपका, डी एस हो जाएगा, क्योंकि एक अपन ने स्मॉल
एरिया लिया है, और ये वाले जो एंगल रहेंगे वो आपके अगेन कंपोनेंट्स में क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ये, ठीक है, स्टेटमेंट तो समझ में आ गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड ऑन द पॉइंट O क्या थी, E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू Q अपॉन में R का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट अपन क्या लेंगे, अब इस जो स्मॉल सरफेस अपन ने जो लिया है एरिया, इससे कितना फ्लक्स क्या हो रहा है, पास आउट हो रहा है, नॉर्मली पास आउट हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका डी फाई इज इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा। अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे पीछे की साइड आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई इज इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा। देखिए ये हम क्या ले रहे हैं, इस पूरी बड़ी सरफेस का एक स्मॉल पार्ट ले रहे हैं। जब हमको पूरे सरफेस कैलकुलेट करनी रहती है तब हम इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन का मतलब ही यही होता है, सबको क्या करना, ऐड करना। आप लोग 12th में भी पढ़ोगे तो ऑन इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट करोगे तो देखो इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा। यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन क्यों हुआ, क्योंकि ये किसके लिए है, सरफेस के लिए। यदि ये सरफेस की जगह किसके लिए होता, वॉल्यूम के लिए होता, तो वॉल्यूम के लिए क्या होता है, ट्रिपल इंटीग्रेट होता है। अब ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल्स टू द इंटीग्रेशन, ई तो कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, कॉस थीटा भी आपका क्या नहीं, कॉस थीटा आपका अंदर रहेगा और ds भी आपका क्या रहेगा अंदर, तो ये दो हो जाएगा ds cos थीटा। e की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4πε0, फर्स्ट वाले से रखोगे q। अब ये r स्क्वायर भी अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा ds cos थीटा अपॉन में r का स्क्वायर। अब देखिए हमने अभी तक क्या देखा कि हमारा जो फाइनल बना है वो क्या बना है, e इज इक्वल्स फाई इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू क्यू डबल इंटीग्रल डी एस कॉस थीटा अपॉन में आर का स्क्वायर। मैंने अभी आप लोगों को समझाया था कि डी एस कॉस थीटा अपॉन में आर का स्क्वायर किसकी वैल्यू होती है, सॉलिड एंगल की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल इंटीग्रल सॉलिड एंगल डेट इज डी ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। अब डबल इंटीग्रल डी ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई होती है। क्यों, क्योंकि अब आप क्या ले रहे हो, वो जो पूरी होल सरफेस है उसके बारे में बात कर रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू इंटू में 4 पाई से 4 पाई वैल्यू कैंसिल, तो ये क्या हो गया 1/ε0 इंटू में क्यू। तो पाई की वैल्यू कितनी हो गई अब आपकी, फाई इज इक्वल्स टू 1/ε0 इंटू क्यू। और यही गॉस ने बोला था कि जितना भी टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/ε टाइम्स टू द टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, ये आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, है ना। थैंक यू। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसमें वेरिफिकेशन ऑफ कुलाम इनवर्स स्क्वायर लॉ बाय यूजिंग या फिर यूजिंग गॉस थ्योरम। देखिए हमने कुलाम इनवर्स स्क्वायर लॉ पहले निकाला था, वो क्या बोलता था कि आपका जब भी दो चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं या फिर अट्रैक्ट कर रहे हैं तब उनके बीच में जो फोर्स एक्ट हो रहा था वो क्या था, F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। Q1 Q2 आपके दोनों चार्जेस थे और R क्या थी, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस थी। तो हमें अल्टीमेटली यही प्रूफ करना है, टू प्रूफ हमारा यही है ना। लेकिन किसके हेल्प से करना है, अब हमको गॉस थ्योरम की हेल्प से करना है। गॉस थ्योरम ने हमको क्या बोला था कि फाई इज इक्वल्स किसके इक्वल होता है, 1/ε टाइम्स इंटू क्यू के इक्वल। फाई आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स और क्यू क्या है, टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस। अब अपन सबसे पहले क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं।
सबसे पहले हमने क्या करा, एक पॉइंट ओ लिया है, इस पॉइंट ओ पे एक +q चार्ज रखा है और कुछ डिस्टेंस पे मैंने क्या लिया है, एक पॉइंट P लिया और उसके ऊपर एक छोटी सी सरफेस क्या करी है, कंस्ट्रक्ट करी है। अब इस पॉइंट O को लेकर और पॉइंट P को लेकर मैंने यहाँ पे क्या करी है, एक गॉसियन सरफेस क्या करी है, कंस्ट्रक्ट करी है। ठीक है, अब ये जो गॉसियन सरफेस है मैंने किसके फॉर्म में लिए, स्फेरिकल के फॉर्म में लिए, तो इसका एरिया हमेशा कितना होगा, 4πr² होगा। r क्या है यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्या है, डिस्टेंस है, और यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और इसको मैंने क्या लिया है, ds लिया है। अब देखो बेटा, वी नोट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, d∅ इज इक्वल्स टू द EdS cos थीटा पढ़ा था। थीटा यहाँ पे कितना है, 0, थीटा कितना है, 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो d∅ इज इक्वल्स टू क्या हो गया, EdS हो गया। अब ये तो किसके लिए, एक छोटी सरफेस के लिए है, पूरी सरफेस निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ऑन इंटीग्रेट वी हैव, हमें क्या मिलेगा, अगेन इंटीग्रेशन और डेफिनेशन एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो फाई इज इक्वल्स टू द समीशन लगा दीजिए या फिर इंटीग्रेशन लगा दीजिए, EdS, अगेन इंटीग्रेशन आपका लगेगा अलोंग द क्लोज्ड सरफेस है, तो क्लोज्ड सरफेस के लिए ये क्या किया जाता है, साइन लगाया जाता है, तो इंटीग्रेशन EdS। अब E तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन अलोंग द क्लोज्ड सरफेस ds। अभी मैंने आपको बताया था, ये एक कोई कैसी सरफेस ली अपन ने, गॉसियन सरफेस लिए, और वो भी किसके फॉर्म में लिए, स्फेरिकल के फॉर्म में लिए, तो उसका एरिया कितना होता है, 4πr², तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 4πr²। तो यह किसकी वैल्यू आ गई है, हमारे पास पाई की वैल्यू आ गई, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अभी हमने क्या पढ़ा था, गॉस थ्योरम पढ़ी थी। जब हमने गॉस थ्योरम पढ़ी थी तो उसका स्टेटमेंट क्या बोला था कि phi इज इक्वल्स टू 1/ε टाइम्स इनटू q। ठीक है, अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करो, कंपेयर करो, तो इन दोनों को एक साथ रख सकते हैं। ऑन कंपेयरिंग क्या किया अपन ने, कंपेयर किया, तो E 4πr² इज इक्वल्स टू 1/ε टाइम्स इनटू q। इस E को हम यही रखते हैं और ये जो 4πr² है नीचे लेकर जाते हैं, तो 1/4π, अभी मैं क्या लेकर जा रही हूँ, 4π, ये एप्सिलॉन टाइम्स इनटू ये ऊपर न्यूमरेटर में q, और ये r² काय में जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो ये तो क्या फाइंड आउट कर लिया हमने, इंटेंसिटी, यही पढ़ी थी हमने इंटेंसिटी। अब जब हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन पढ़ी थी तब हमने उसमें क्या बोला था कि E किसके इक्वल होता है, जितना भी फोर्स से एक्ट हो रहा है, टेस्ट चार्ज और जो चार्ज ऑलरेडी प्लेस्ड है उसके कारण, तो E इज इक्वल्स टू F/Q0, है ना। दिस इम्प्लाइज दैट F इज इक्वल्स टू, ये Q0 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, है ना। अब इस E की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 3 में से उठा के कहाँ रखोगे आप, यहाँ पे रखोगे, तो F इज इक्वल्स टू E की वैल्यू 1/4πε0 इंटू Q पहले से ही था, ये Q0 भी आ गया, तो Q इंटू Q0/r², ये क्या ड्राइव हो गया आपका कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर लॉ, विच हुज यूनिट इज एन। बात आई आप लोगों को समझ में, यही हम लोगों को यहाँ पे प्रूफ करना था, कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर लॉ निकालना था, किसकी हेल्प से निकालना था, गॉस थ्योरम की हेल्प से। तो हमने यहाँ पे कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर लॉ ड्राइव करा है, किसकी हेल्प से करा है, गॉस थ्योरम की हेल्प से। ठीक है, आप लोगों का होमवर्क क्या है कि आप लोगों को इसकी जितनी भी एप्लीकेशन है वो देखकर सॉल्व करके ग्रुप में आपको उसके फोटोज सेंड करने हैं। साथ में यदि आप लोगों को कुछ लेक्चर में नहीं समझ में आया हो तो आपकी जो भी क्वेरीज है वो आप एक पेज पे लिख लीजिए और वो व्हाट्सएप पे मुझे क्या कर दीजिए, सेंड कर दीजिए। थैंक यू।